हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिवेश में पेश करता है और वो समाचार देने की कोशिश करता है जो आपको दूसरे रास्तों, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज के कार्यक्रम में मैं एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आया हूं जो मिडिल ईस्ट की खबरों पर नजर रखने वाले हर एक इंसान के दिमाग में घूम रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक उल्टे सीधे फैसले करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक ऐसे बहुत से फैसले किए हैं जिससे दुनिया भर में बेचैनी है। अब हर जहन में यह सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ेगा? अगर जंग हुई तो क्या दुनिया भर के लोगों को महंगाई और दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? कल ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के फुजैरा के नजदीक 2 सऊदी तेल वाहक जहाजों पर हमले की खबर सामने आई, जिसके बाद इस घटना के लिए अमेरिका ने ईरान या उसके समर्थित किसी गुट को जिम्मेदार बताने की कोशिश की। लेकिन ईरान ने इस घटना को किसी तीसरे देश के जरिए इलाके में जंग शुरू करने की साजिश का हिस्सा बताया है और इसकी पूरी जांच की मांग की है। बल्कि ईरान ने इस घटना को दुखद और चिंताजनक बताया है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के ऐसे बयान आए हैं जिससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी हाल में कोई जंग होने वाली नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि अमेरिकी अधिकारी ईरान के खतरे का मुकाबला करने के लिए मिडिल ईस्ट में 1,20,000 सैनिकों को तैनात करने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। यह तादाद तकरीबन उतनी ही है जितनी 2003 में इराक के खिलाफ अमेरिका ने जब हमला किया था तो तब भी 1,20,000 फौजियों की बात बताई जाती थी। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह फर्जी खबर है। वो फेक न्यूज बताने में बहुत मशहूर हैं। हमने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, ये ट्रंप ने कहा है। उसके आगे कहा है कि उम्मीद है कि हम इसके लिए योजना नहीं बना रहे होंगे। ये बात इसलिए कही है कि वो फौजियों के बारे में या डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको पेंटागन कहा जाता है, उसके बारे में शायद उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इस तरह का गैर यकीनी किस्म का भी जवाब दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शनहान ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के आदेश पर एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें 1,20,000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करना शामिल है, ताकि अगर ईरान अमेरिकी सेना पर हमला करे या परमाणु हथियारों का काम तेज करे तो अमेरिका फौरन इस पर कार्रवाई कर सके। इसी बीच ईरान के मीडिया ने खबर दी है कि देश के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने मंगलवार को तेहरान में कुछ सीनियर अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि तनाव के बावजूद अमेरिका के साथ जंग के इम्कान नहीं है, यानी जंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को पता है कि तेहरान के साथ जंग उसके फायदे में नहीं है। आयतुल्लाह खामेनेई का कहना है कि ईरानी कौम ने दुश्मन का मुकाबला करने के रास्ते को चुना है, इसलिए कि मौजूदा अमेरिकी सरकार के साथ कोई भी बातचीत जहर का घूंट पीने की तरह है। ये बहुत बड़ी बात कही है, जहर का घूंट पीने का। एक मुझे मिसाल याद आती है, जब 1988 में आयतुल्लाह खुमैनी जिंदा थे और इराक जंग बंद करने का फैसला किया जा रहा था। चूंकि अमेरिका ने एक यात्री जहाज पर हमला किया था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसके बाद जंग बंदी के लिए जब वो तैयार हुए थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये फैसला मेरे लिए ऐसा ही है जैसे जहर का प्याला मैं पी रहा हूं। और मैं समझता हूं उसी के बाद में ईरानी लोगों ने, जो 8 साल जंग लड़ चुके थे, उस जंग बंदी को एक्सेप्ट किया था। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने स्विस अधिकारियों के जरिए अपना फोन नंबर ईरान को देने को कहा था कि वो उन्हें फोन करें और सीधी बात शुरू करें। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश क्या है जो पूरी होनी मुश्किल नजर आ रही है। इस पर ईरान के कुछ जिम्मेदारों ने कहा था कि ट्रंप ये उम्मीद न रखें कि ईरान से उन्हें कोई फोन जाएगा।
अब ये बात वहां के सबसे बड़े और पावरफुल नेता आयतुल्ला खामेनी ने कह दिया कि अमेरिका से बात करना जहर पीने जैसा है। इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद 1980 से अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं। तेहरान में अमेरिकी नुमाइंदगी स्विस एम्बेसी करती है, जबकि अमेरिका में ईरान की नुमाइंदगी पाकिस्तान की एम्बेसी करती है वॉशिंगटन में। 1980 में रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने अमेरिकी एम्बेसी पर तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा करके अमेरिकी अधिकारियों को बंधक बना लिया था, जिन्हें 444 दिनों के बाद छोड़ा गया था। ये अमेरिका की हिस्ट्री में इतना ब्लैक हिस्ट्री कोई नहीं है जिसमें उन्होंने एक बार इनको छुड़ाने की भी कोशिश की और तबस रेगिस्तान में उनके हेलीकॉप्टर रात में आपस में टकरा करके गिर गए थे। उसे कहा जाता था कि ये एक तरह से अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है। मेरा समझना है कि ईरान में सरकार बदलवाने की साजिश इसीलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि वहां अमेरिका का दूतावास नहीं है। आयतुल्ला खामेनी का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच इरादों की लड़ाई है और आखिरकार इस लड़ाई में जीत ईरान की होगी। उनके मुताबिक अमेरिका की लीडरशिप में ईरान के दुश्मन ये सोचते हैं कि सख्त पाबंदियां ईरान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि ईरान का फौलादी ढांचा जनता और सरकार के साहस से मजबूत है, ये आयतुल्ला खामेनी ने कहा है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि मालदार अरब देशों से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस माल का जिक्र अक्सर ट्रंप करते हैं कि सऊदी अरब के पास तो बहुत पैसा है और वो हथियार बेचते हैं और 450 अरब डॉलर के सौदे की बात उन्होंने पिछले साल कही थी। उन अरब देशों के बारे में भी आयतुल्ला खामेनी ने अपने अधिकारियों से बात करते हुए कहा है कि उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बताते हुए कि अमेरिका की हालत अंदर से बहुत खराब है, कहा कि सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ 10 लाख अमेरिकी भूखमरी का शिकार हैं, यानी भूख की वजह से वो मरने जा रहे हैं। और वहां ऐसी भूखमरी है, अमेरिका में 4 करोड़ 10 लाख अमेरिकी भूखमरी का शिकार है। ये आपको अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं बताएगा। 40% बच्चे गैर कानूनी तरीके से पैदा हुए हैं, यह भी आयतुल्ला खामेनी ने कहा। यानी वहां बिना शादी के इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पैदा होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म के नजर में बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को गैर कानूनी कहा जाता है। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका में 22 लाख लोग जेलों में बंद हैं, सबसे ज्यादा लोग वहां नशा करते हैं और अमेरिका में दुनिया भर की 31% बंदूकों से होने वाले हमलों की घटनाएं होती हैं। आयतुल्ला खामेनी ने आगे कहा कि कुछ लोग अमेरिका को बहुत बड़ा, डरावना और खतरनाक करके पेश ना करें। हकीकत यह है कि अमेरिका बहुत से मुश्किलात में फंसा हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने लोगों से कहा कि दुश्मन से होशियार रहने की भी जरूरत है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने मंगलवार को रूस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका देश ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि ईरान एक नॉर्मल मुल्क की तरह बिहेव करे। उनके यहां नॉर्मल मुल्क की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। नॉर्मल मुल्क वो है जो अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहे और उनके नतमस्तक रहे, जैसे वहां से ऑर्डर आए वैसा ही वो करें। जैसा कि और अरब देश, बहुत से अरब देश, सबको मैं नहीं कह रहा, सीरिया और इराक उनमें शामिल नहीं है। अब यमन में भी जंग हो रही है, वहां भी अमेरिका को और सऊदी अरब को बॉस मानने से इनकार किया था, इसीलिए वहां जंग हो रही है। तो वो अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर बिहेव करे। नॉर्मल वो उस तरह से चाहते हैं कि वो उनका एक तरह से पाबंद हो, उनका ओबीडियंट मुल्क हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। अमेरिका चाहता है कि ईरान एक नॉर्मल मुल्क की तरह बिहेव करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हितों पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। एक और खबर है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के माहौल में स्पेन ने अमेरिकी नेतृत्व वाले जंगी जहाजी बेड़े से अपने जंगी जहाज को वापस बुला लिया है। स्पेन का फ्रिगेट समूह मेंडेज नूनेज खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहक पोत और जंगी बेड़े के साथ जंग की एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन मंगलवार को स्पेन के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस जंगी जहाज को वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि अभियान का मकसद बदल गया है। यानी वो जो कैंपेन थी, जो एक्सरसाइज थी, उसका मकसद बदल गया है, इसलिए हम
उससे अलग होना चाहते हैं, ये स्पेन के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। स्पेन के अखबार एल पाइस के मुताबिक स्पेन ईरान के साथ किसी भी तरह के टकराव में शामिल नहीं होना चाहता। इधर भारत की यात्रा पर आए ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के तट से तेल टैंकरों पर तोड़फोड़ के संदिग्ध हमलों यानी सबोटेज के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बैठक के बाद ये बात कही। जरीफ ने कहा कि बैठक के दौरान रीजनल इश्यूज यानी क्षेत्रीय मुद्दों, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और क्षेत्र के अंदर कट्टरपंथियों के जरिए जारी नीतियों और तेल वाहक जहाजों में तोड़फोड़ के बारे में चिंताओं से पैदा होने वाले खतरों पर चर्चा की गई। बाद में जरीफ ने दिन में एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि उन्होंने पहले से ही वाशिंगटन की तरफ से दी जाने वाली धमकियों की वजह से इस तरह की दुर्घटनाओं की चेतावनी दी थी। जरीफ ने भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय साझेदार यानी बिजनेस और पॉलिटिकल और रीजनल एक तरह से फ्रेंडली कंट्री के तौर पर बताया और कहा कि विभिन्न बिंदुओं पर भारत के साथ हम लगातार मशवरा करते हैं और इस इलाके में ताजा वाकयात के बारे में और दो तरफा रिश्तों के सिलसिले में अलग अलग देशों में विदेश मंत्रियों के साथ मैं मशवरा कर रहा हूं। ये चूंकि भारत आने से पहले रूस और तुर्कमेनिस्तान और इराक होकर के आए थे, उनका ये दौरा राय मशवरे के लिए अपने फ्रेंडली मुल्कों के साथ था, जो जिसमें भारत में भी वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। मंगलवार की नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा के मुद्दों पर ईरान की रणनीतिक दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चाबहार के बारे में भी बातचीत की। पिछले साल ईरान ने चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए 18 महीने के लिए भारत को पट्टे पर देने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे। ये बंदरगाह अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ मध्य एशियाई देशों के लिए सबसे आसान रास्ता मुहैया करता है। उधर ईरान ने यूरोपीय देशों को साफ कह दिया है कि वो परमाणु समझौते से उसी हालत में बना रहेगा परमाणु समझौते के साथ जब तेहरान रोजाना 15 लाख बैरल तेल निर्यात कर सके और उससे हासिल होने वाली आमदनी तक उसकी पहुंच मुमकिन हो। यानी अब ईरान के तेल का निर्यात यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय मुल्कों को अमेरिका पर दबाव डालना पड़ेगा। नहीं तो ईरान ने कहा है कि यूरोप के पास 2 महीने का वक्त है, वरना ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले की तरह चलाने लगेगा। यानी वो जो न्यूक्लियर उसकी जो प्रोसेस था जिसको उन्होंने रोका था और अब फिर से उसे शुरू करने की बात कर रहे हैं। 2 महीने का टाइम यूरोपीय मुल्कों को दिया है। अमेरिका भी ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसी तरह से पहले की तरह से काम करना शुरू कर दे। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने पश्चिमी देशों के जिम्मेदारों से अपनी हालिया मुलाकात में साफ कर दिया है कि ईरान ये 2 शर्तें पूरे होने की हालत में ही परमाणु समझौते में बाकी रहेगा। चलते चलते आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता चलूं जो शायद यूरोपीय संघ और अमेरिका के संबंधों की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। हाल ही में बेल्जियम की आर्थिक राजधानी समझा जाने वाला शहर ब्रसेल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी। बैठक का विषय ईरान था। यह सुनते ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इतने उतावले हुए कि मॉस्को की यात्रा रद्द करके यानी मॉस्को जाना अपना पोस्टपोन करके ब्रसेल्स पहुंच गए ताकि वहां यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेकर और उनके साथ एक फोटो खिंचवाकर ईरान के मामले में यूरोप और अमेरिका के बीच एकता की घोषणा कर सकें, कम से कम दिखावा ऐसा कर सकें। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश मन में ही रह गई। उनके दिल में जो अरमान थे वो पूरे नहीं हो सके। ब्रसेल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों ने पहले तो ज्यादा बिजी होने की बात कहकर पोम्पियो से मिलने से ही इनकार किया, लेकिन बाद में जब वो मिले तो ईरान के बारे में अमेरिका के तनाव पैदा करने वाली पॉलिसियों का जमकर विरोध किया और साथ में फोटो खिंचवाने की अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मांग को भी स्वीकार नहीं किया।
इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहे, उसके विदेश मंत्री के साथ यूरोप के जो उनके मित्र देश कहलाते थे, उनके विदेश मंत्री भी अब फोटो साथ में नहीं खिंचवाना चाहते। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आपने देखा सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका अपनी गलत नीतियों की वजह से और डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके फैसलों से किस हद तक अपने दोस्त मुल्कों के बीच में भी अकेला हो गया है। क्या कभी सोचा भी था कि यूरोप के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो भी खिंचवाने की इजाजत ना दें? अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं की सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और उन खबरों को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।